और चलिए आपको हरीश रावत की हेल्थ का अपडेट बता देते हैं। हरीश रावत आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और हरीश रावत का हाल जाना। हरीश रावत ने कहा कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। गुरुवार को देहरादून के मैक्स अस्पताल में हरीश रावत भर्ती हुए थे। देहरादून से हल्द्वानी जाने के दौरान डोईवाला के पास उनकी हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद वो वापस लौट आए और अस्पताल में उनका चेकअप किया गया। हरीश रावत के सभी टेस्ट नॉर्मल आए, जिसके बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। राजनीति में हर बात के मायने होते हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं में दिख रहा कोऑर्डिनेशन क्या भविष्य के लिए बेहतर संकेत है? जहां एक तरफ हरीश रावत, प्रीतम सिंह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जगह भी मिल गई। दस दिन में कांग्रेस के इन दो नेताओं की तस्वीरें गौर से देखिए। पहले हरीश रावत प्रीतम सिंह के घर पहुंचे, अब हरीश रावत का हाल जानने प्रीतम सिंह अस्पताल पहुंचे। दो धुर विरोधी नेता अब एक साथ हैं। वहीं कांग्रेस में दूसरा बड़ा डेवलपमेंट भी खास है। छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह अहम रोल में होंगे। दोनों नेताओं को 20 मेंबर्स की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जगह मिली है। ये कमेटी ही तय करेगी कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव आएंगे। तो क्या हरीश और प्रीतम की मुलाकात के बाद ये सब हुआ है कि दिल्ली से रायपुर तक सब साथ दिखेंगे? निश्चित परिणाम विधानसभा के चुनाव का हमारे सामने आया, उसके बाद थोड़ा इस तरह के प्रयासों में कमी आ गई थी, लेकिन हरीश रावत जी ने इनको दोबारा शुरू किया इन प्रयासों को, अच्छी बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोचा होगा कि मैं गणेश गोदियाल जो है इससे मैं प्रतिभाग करने का काम करे, तो उसमें प्रतिभाग कोई राजनीतिक मैं समझता हूँ दृष्टिकोण से इसको देखना कदापि उचित नहीं होगा। गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह एक साथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में पहुंचे हैं, पर क्या इसके पीछे हरीश रावत का हाथ है? क्योंकि जो नेता कल एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, वो एक दूसरे का हाल चाल जानने में देर नहीं कर रहे हैं। तो हम साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ वातावरण ऐसा बन गया था, उस वातावरण को तोड़ने की जरूरत थी। और आप देखिए वो वातावरण आज बिल्कुल इन 7-8 दिन के घटनाक्रम के बाद अब वो चर्चा में है ही नहीं। अब तो लोग ये गिनने में लगे हुए हैं कि ये कांग्रेस। अब ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, 100% पॉलिटिक्स है। पर इस पॉलिटिक्स का कितना फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में होगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। राज्य में हुए पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार, सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब फाइल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होनी है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से छात्र सड़कों पर हैं और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। देहरादून में हुए लाठीचार्ज और बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब देहरादून के वकील विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उत्तराखंड में चल रही ज्यादातर फैक्ट्री जो कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती हैं, उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पर आने वाले दिनों में प्लास्टिक वेस्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने के लिए प्रयास किए जाएं। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वर्कशॉप में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी हद तक रोक लगी है इसके इस्तेमाल पर, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सा काम किया जाना बाकी है। इसके लिए जरूरी है कि हर उत्तराखंड वासी अपनी जिम्मेदारी को समझे। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट का रीयूज हो और कैसे इसे कम किया जाए, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े। कार्य योजना बना रहे हैं कि किस तरह से एक प्लास्टिक को हम रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें, और इसके अलावा भी नई तकनीक पे काम करें।
उत्तराखंड में सरकारी कॉर्पोरेशन और बोर्ड्स में अपने राजनीतिक प्लेसमेंट के इंतजार में बैठे बीजेपी नेताओं के शायद अच्छे दिन आने वाले हैं। नेताओं को सरकारी संस्थाओं में बिठाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो जल्द ही परवान चढ़ सकती हैं। एनडी तिवारी सरकार में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को तमाम सरकारी पदों पर पहली बार बिठाया गया था। जो परंपरा तब शुरू हुई वो बदस्तूर जारी। अब बीजेपी नेताओं की उम्मीदें पुष्कर सिंह धामी सरकार से हैं। सरकार ने कुछ खाली पदों को लेकर लिस्ट भी तैयार कर ली। लिस्ट के मुताबिक आयोग, निगमों, परिषदों और समितियों में करीब 150 के आसपास मेंबर्स के पद खाली हैं। राज्य मंत्री स्तर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करीब 80 से ज्यादा पद खाली पड़े। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री स्तर के दायित्वों के करीब 6 पद खाली। सूची लगभग बन चुकी है और क्योंकि हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, उनसे हमने मिलने का समय लिया है और उनको मिलने के बाद वो सूची हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि होली से पहले हमारे दायित्वदारों की पहली सूची ये निकल जाएगी। दायित्वों की सुगबुगाहट की खबर से नेताओं के चेहरों पर मुस्कान है। पार्टी से जुड़े रहे खासकर पुराने नेता अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। हर सीनियर कार्यकर्ता है और सभी चाहते हैं कि सरकार को बने 1 साल हो गए, अब कई लोगों ने टकटकी लगाई होगी। बीजेपी सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर नेता आयोगों में आने के लिए बेताब हैं, जहां फिक्स और लंबा कार्यकाल रहता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल को हेल्थ एजुकेशन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही बेस अस्पताल चलाने के लिए अल्मोड़ा और हल्द्वानी से जरूरी मशीनें भी लाई जा रही हैं। ये इन्हें शासन स्तर पर डॉक्टर्स को भी बेस अस्पताल के लिए भेजा जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक उनकी कोशिश हर हाल में बेस अस्पताल को 1 हफ्ते के अंदर शुरू करने की योजना है और पिथौरागढ़ का बेस अस्पताल 65 करोड़ की लागत से 2 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था। के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वहाँ हल्द्वानी से आ रहे हैं। जल्दी ही वो आवश्यक उपकरण भी बेस अस्पताल में एस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी शासन से डॉक्टर्स की भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। गुरुवार को ऋषिकेश एम्स ने मेडिकल के क्षेत्र में ड्रोन की मदद से टिहरी तक दवाई पहुंचाई थी और मेडिकल सेवाओं में आई इस क्रांति की पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीकी की ओर भारत के कदम बढ़ रहे हैं, जिससे अब लोगों की जिंदगी और आसान हो जाएगी। वहीं मौसम के मिजाज की बात करते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम को लेकर एक बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 3 दिन के लिए तापमान में 12 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के चलते ग्लेशियर्स में भी हलचल होने की आशंका है। इस दौरान एवलांच आने की भी घटना हो सकती है। ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने सभी विभागों को एडवाइजरी भेज दी है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में खासतौर पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिस फरवरी में उत्तराखंड में कड़कड़ाती ठंड से लोग दो चार होते थे, वहां इन दिनों गर्मी कहर बरपाने लगी है। पहाड़ी इलाकों में पारा 8 डिग्री तक ज्यादा है, तो वहीं मैदानों में ये सामान्य से 5 डिग्री ऊपर जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और ज्यादा बढ़ने वाला है। असल में उत्तराखंड में बीते 5 महीनों से अच्छी बारिश नहीं हुई और यही नहीं, ऊंचे इलाकों में इस बार बर्फबारी भी खासी कम हुई है, जिससे फरवरी ही अप्रैल का एहसास दे रहा है। तो 3 से 4 दिन से हम देख रहे हैं कि जो तापमान हमारे हैं, खासकर जो हिल्स में, तो वहाँ वो काफी बढ़े हुए हैं। करीब 6 से लेकर 8 डिग्री तक वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में भी देखें तो कल से इसमें भी यहाँ पर भी इजाफा हुआ है। पारा चढ़ने से ऊंचे इलाकों में एवलांच आने का खतरा मंडराने लगा है। बढ़ती गर्मी से बर्फीले पहाड़ तेजी से गल रहे हैं। राज्य में इस साल बारिश और बर्फबारी 90% कम हुई है। मौसम के इस बदले मिजाज के कारण राज्य में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। हालात तो इस कदर खराब है कि विशालकाय नदियों का जलस्तर हर रोज गिर रहा है, तो वहीं छोटी नदियां और धारे सर्दियां खत्म होने से पहले ही सूख चुके हैं। मौसम की ये बेरुखी खेती और बागवानी पर पहले ही भारी पड़ चुकी है।
इस बार बारिश बहुत कम हुई है, केवल 24 जनवरी को रबी मौसम में अभी तक बारिश हुई है। इसका सबसे पहला प्रभाव जो वर्षाश्रित हमारी खेती है उस पर पड़ा है। हमारी जो गेहूं की फसल है रबी वाली वो पूरी तरह सूख गई है। मौसम में लगातार बदलाव से फरवरी में गर्मी सितम ढा रही है और आने वाले वक्त में सूखे जैसे हालात होने पर पानी और खेती का संकट तो बढ़ेगा, साथ ही जंगल की आग का भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारती सकलानी और कृष्ण जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18। अगर हम कहें कि शराब की खाली बोतल अब आपको ऑनलाइन पैसे दिला सकती है तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन पर्यटक नगरी नैनीताल की बात करें, अगले कुछ दिनों में यहां पर ऐसा होने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं, लेकिन शराब के शौकीन लोग भी कम नहीं हैं। पर्यटक नगरी नैनीताल में पार्टी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पार्टी के बाद खाली हुई बोतल उनकी जेब में उल्टा पैसे डाल सकती है, वो भी महज एक QR कोड के जरिए। शराब की बोतल दुकानों पर जमा कीजिए और बदले में QR कोड के जरिए ऑनलाइन पैसा आपके खाते में आएगा। अब पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी भी इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। यूज करने के बाद जितने भी हमारे कलेक्शन सेंटर्स होंगे उसमें अगर वो डिपॉजिट करता है तो सर्टेन अमाउंट का जो हमने QR कोड लगा रखा उतनी धनराशि उनको वापस मिल जाएगी। जो सरकार का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अगर यह सफल होता है तो यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है। कांच की बोतलें इंसानी सेहत के साथ ही जंगली जानवरों के लिए भी खतरनाक होती है। ऐसे में लोग कुछ पैसों के लिए ही सही, अगर उन्हें सही जगह जमा कर दें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में सफाई के लिए 75 कूड़ा गाड़ियां खरीदी गई है, जिन्हें आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुबोध उनियाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाना हमारा लक्ष्य तो है ही, साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी है और इसमें शहर के लोगों को भी शामिल होना होगा। अब उम्मीद की जा रही है कि दून की सफाई व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी के पुरोला में बसंत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही समापन हो गया। ये मेला 5 दिनों तक चला, जिसमें जिले की संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। दूर दराज से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर बसंतोत्सव में हिस्सा लिया। आखिरी दिन स्थानीय लोक कलाकारों के संगीत पर सभी ने जमकर डांस किया, थिरकते नजर आए। रवाई घाटी के पुरोला, नौगांव और मोरी से 75 स्थानीय संगीतकारों ने बसंत महोत्सव में हिस्सा लिया और अपने सुरों का राग बिखेरा। वहीं अब बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल को तोड़ने का काम अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अब होटल कामेट और होटल स्नो क्रैश होटल को तोड़ने के लिए होटल मालिकों ने प्रशासन को लिखकर दे दिया है। हालांकि प्रशासन ने नई रणनीति बनाकर होटल्स को तोड़ने का काम करने की योजना तैयार की। जोशीमठ में 2 होटल्स को तोड़ने में सरकार को 1 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ी है। हालांकि अभी भी धरातल पर काम चल रहा है। वैज्ञानिकों की सलाह पर होटलों के मलबे को शहर से बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि प्रभावित इलाकों में भार कम होने की सलाह दी गई थी। वहीं दूसरे होटलों को तोड़ने को लेकर अभी कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकी है। रामनगर के सावल्दी स्थित एरावत संस्था का मोती हाथी बीमार हो गया है और इस हाथी को अब दवाओं के साथ आपकी दुआओं की भी जरूरत है। पहले मोती के एक अगले पैर में इन्फेक्शन हुआ था, जिससे दूसरे अगले पैर पर शरीर के दबाव के चलते इन्फेक्शन हो गया और अब हाथी लेट गया है, जिससे इसके इंटरनल ऑर्गन्स में परेशानी बढ़ने लगी है। बाद में NES रुड़की से आई सेना की टीम ने इसे खड़ा तो कर दिया, लेकिन SOS मथुरा और कॉर्बेट के डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद इसकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। अब इसके केयर टेकर भी ईश्वर के किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है। वो सभी डॉक्टर तो आए नहीं है, अभी तक नहीं पहुंचे हैं।